अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 के केसेस के ऊपर। स्टार्ट हम करेंगे गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार से। ओके, अब इस केस में बात करी गई है राइट टू फाइल अ सिविल सूट के बारे में। ओके, नाउ यू कैन राइट कि इस केस में ये बोला गया था दैट यू डू नॉट हैव टू कन्फर द राइट ऑफ फाइलिंग अ सूट अपॉन एनी इंडिविजुअल। आपको किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर राइट टू फाइल अ सूट कन्फर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज एन इनहेरेंट राइट। यानी राइट टू फाइल अ सूट इज एन इनहेरेंट राइट। इसको कन्फर करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान में ये राइट इनहेरेंटली मौजूद है, इसका ये मतलब होता है। अब इस केस में ये चीज बोली गई थी कि सूट फाइल करने का राइट जो है ये तब अराइज हो जाएगा जब आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है। अब हमको पता है कि हर पर्सन के पास लीगल राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन हैज अ राइट ऑफ प्राइवेसी। आर्टिकल 21 में हम देखेंगे दैट एवरी पर्सन हैज द राइट ऑफ प्राइवेसी। अगर आप इस लीगल राइट को आप वायलेट करते हो, कोई भी पर्सन इस लीगल राइट को वायलेट करता है, तो उसी टाइम जिस पर्सन का लीगल राइट वायलेट हुआ है वो सूट फाइल कर सकता है। तो ये चीज हमको याद रखनी है दैट द राइट टू फाइल अ सूट अराइजेस द मोमेंट अ लीगल राइट इज वायलेटेड। तो ये चीज आप लिख भी लो अपने नोट्स में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इस केस में हमको ये चीज बताई गई थी। ओके, अब हम आते हैं पीएमए मेट्रोपॉलिटन केस के ऊपर। अब इस केस में बोला गया दैट सेक्शन नंबर 9 हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डायमेंशंस। ओके, यानी सेक्शन नंबर 9 के पॉजिटिव डायमेंशंस भी हैं एंड साथ में नेगेटिव डायमेंशंस भी हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए हम सेक्शन नंबर 9 देखते हैं एक बार। यहां पे लिखा हुआ है द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। तो यहां पे आप देख रहे हो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 9 यहां पे गिवन है। यहां पे बोला हुआ है कि कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन है कि वो सारे केसेस सुन लें जो कि सिविल नेचर के होंगे। तो यहां पे वी कैन सी दैट द कोर्ट्स हैव बीन गिवन अ वाइड जुरिसडिक्शन, बिकॉज वो सारे सूट्स को सुन सकते हैं जो कि सिविल नेचर के हैं। सो जो शैल वर्ड है यहाँ पे, द कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन, दिस गिव्स अ पॉजिटिव डायमेंशन टू सेक्शन नंबर 9। ओके, अब नेगेटिव डायमेंशन क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो यहां पे आप देख रहे हो नेगेटिव डायमेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 9 इज गिवन। ओके, यहां पे गिवन है कि वैसे तो कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन है सारे ही सिविल केसेस को सुनने की, बट कोर्ट कैन नॉट हियर दोज केसेस द कॉग्निजेंस ऑफ विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एलियन एनिमी कंट्री का पर्सन इंडिया में सूट फाइल करता है तो उसको सूट फाइल करने की अनुमति नहीं गिवन है। यहाँ पे सीपीसी ही उस पर्सन को बार कर देगा सिविल सूट फाइल करने के लिए, एंड कोर्ट इस केस में कॉग्निजेंस भी नहीं लेगा। ओके, so here we can see the negative dimension of section number 9, because in this part of section number 9 people are prevented from filing a suit. Okay, तो ये चीज हमको यहाँ पे समझनी है that section number 9 has both positive dimensions as well as negative dimensions. तो यही इस केस में बोला गया। अब इस केस में एक और चीज को एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर जो है, इस कॉन्सेप्ट को बताया गया था कि इसका क्या मतलब होता है। यहां पे ये नहीं लिखा है कि कोर्ट्स सिर्फ सिविल सूट्स ही सुनेगा, बल्कि यहां पे लिखा हुआ है कि हर वो सूट वो सुन सकता है जो कि सिविल नेचर का हो। फॉर एग्जाम्पल, साबरीमाला का जो इशू था, इट वॉज नॉट अ प्योर सिविल सूट। वहां पे सोशियो रिलीजियस एंगल को भी कोर्ट ने एग्जामिन किया था।
Okay, and that is why it is a suit of civil nature. It is not a mere civil suit. तो यही इस केस में भी बोला गया है कि सूट ऑफ सिविल नेचर शब्द का यूज करके कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया गया। अगर सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं गिवन होता तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल सूट्स को ही सुनता। ये प्रॉपर्टी मैटर हो गए, रिकवरी ऑफ मनी के सूट्स हो गए, सिर्फ वही केसेस कोर्ट सुन सकता था। साबरीमाला जैसे केसेस जो हैं जहां पे सोशल रिलीजियस एंगल गिवन है, ऐसे केस कोर्ट नहीं सुन सकता था अगर सूट ऑफ सिविल नेचर सेक्शन नंबर 9 में नहीं यूज होता तो ये सिग्निफिकेंस है सूट ऑफ सिविल नेचर की। ओके, तो ये चीज भी इस केस में बताई गई है। तो यू कैन जस्ट राइट डिक्टेशन ऑफ दिस केस। इस केस में बोला हुआ है दैट सेक्शन नंबर 9 हैज बोथ पॉजिटिव as well as negative dimensions. The words shall को आप inverted commas में लिखना, the words shall and suits of civil nature को भी आप inverted commas में लिखना। The words shall and suit of civil nature give a positive dimension to section number 9 as they give a wide jurisdiction to the courts. But there is a negative dimension to section number 9 as well. The use of the words accepting suits of which their cognizance is expressly or impliedly barred, इसको भी आप single inverted commas में लिखना। These words give a negative dimension to section number 9 because these words actually restrict the jurisdiction of courts. Okay, तो ये चीज हमको यहां पे याद रखनी है। अब हम सूट ऑफ सिविल नेचर जो है, सूट ऑफ सिविल नेचर के एग्जांपल्स देखते हैं। वी विल स्टार्ट विद हिजाब कंट्रोवर्सी केस दैट वाज डिसाइडेड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट। अब in this case the Muslim girls were alleging in court that our fundamental right of religion under article 25 has been violated. Okay, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मुस्लिम गर्ल्स थी वो ये कोर्ट में एलेज कर रही थी कि हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 में ये वायलेट हो रहा है। ओके, एंड हमने पढ़ा है कि सेक्शन नंबर 9 में जब भी आपका लीगल राइट वायलेट होगा देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 9। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोर्ट को यहाँ पे एग्जामिन करना पड़ेगा, दैट वियरिंग हिजाब is an essential religious practice or not। तो यहां पे कोर्ट को ये चीज एग्जामिन करनी पड़ेगी कि हिजाब का पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम्स है या फिर नहीं है। तो यहां पे आप देख रहे हो दैट इट इज नॉट अ प्योर सिविल सूट, इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। अगर कोर्ट के पास सिर्फ सिविल सूट ही सुनने की जुरिस्डिक्शन होती तो वो ऐसे केसेस जो हैं जहां पर रिलीजियस एंगल भी आ रहा है, ऐसे केसेस वो डिसाइड नहीं कर पाते। बट सिंस सेक्शन नंबर 9 में सूट ऑफ सिविल नेचर शब्दों का यूज किया गया है, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दीज केसेस व्हिच हैव अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, दीज केसेस कैन आल्सो बी हर्ड बाय द कोर्ट्स। ओके, तो ये चीज हमको इस केस में याद रखनी है। अब हम आते हैं साबरीमाला केस के ऊपर। यहां पे भी हम सूट ऑफ सिविल नेचर जो शब्द है उसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। यहां पे भी यू शुड रिमेंबर द स्ट्रेंथ ऑफ द बेंच। यहाँ पे 4:1 से जजमेंट आया था, यानी कि 5 जज की बेंच थी। तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए बिकॉज इंटरव्यू में आपसे ये चीज पूछ लेते हैं। एंड हमको ये चीज भी याद रखनी है कि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करोगे एंड जब आप इंपॉर्टेंट केस लॉस को, जो लैंडमार्क केसेस हैं, इनको कोट करोगे अपने आंसर्स में, तो उसमें आप अगर बेंच स्ट्रेंथ भी लिख दोगे, यानी आप लिख दोगे कि 4:1 में इस केस में जजमेंट आया था,
एंड ये 5 जज की बेंच थी, ये चीज पे आप लिख दोगे, देन इट विल एक्चुअली ऐड क्वालिटी टू योर आंसर्स। आपके आंसर्स ज्यादा क्वालिटी के लगेंगे एंड इट विल एक्चुअली फेच यू ब्राउनी पॉइंट्स। जो भी आपका पेपर चेक करेंगे दे विल सी कि इस बंदे ने तो बेंच की स्ट्रेंथ भी लिखी है एंड साथ में प्रिसाइडिंग जज का नाम भी लिखा है, तो आपको यहाँ पे आधा या 1 नंबर उस आंसर के लिए एक्स्ट्रा मिल सकता है। ओके, एंड दैट इज वाई जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसकी आप कोशिश करो कि जज का नाम और बेंच की स्ट्रेंथ याद रखने की आप कोशिश करो। ओके, अब जो साबरीमाला केस है, साबरीमाला केस है, यहां पे भी कोर्ट ने रिलीजियस एंगल को एग्जामिन किया था। अब जो साबरीमाला का टेम्पल है, इट इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा। ओके, एंड ऐसा माना जाता है दैट लॉर्ड अयप्पा इज अ नास्तिक ब्रह्मचारी। अब लॉर्ड अयप्पा जो है ये ब्रह्मचारी हैं इस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, इनको टेंपल में जाने की परमिशन नहीं थी। अब यहाँ पे जो वुमेन है, जो पिटिशनर्स थे, उन्होंने एलेज किया था दैट दिस एक्चुअली वायलेट्स द आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 ऑफ द वुमेन। यानी जो वुमेन टेंपल के प्रेमिसेस में नहीं जा सकती थी, उनके इन आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है। अब इन दिस केस कोर्ट को यहां पे सोशो रिलीजियस एंगल को एग्जामिन करना था। तो दिस सूट इज ऑल्सो नॉट अ मेयर सिविल सूट, बट इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, बिकॉज कोर्ट यहां पे रिलीजियस एंगल को एग्जामिन कर रहा था। ओके, तो हमको यहां पे ये चीज याद रखनी है। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट menstruating women not being allowed to visit temples is not an essential religious practice and it is opposed to constitutional morality। तो यहां पे बोला था कोर्ट ने that this rule is opposed to constitutional morality। अब कोर्ट ने यहां पे ये चीज इसलिए बोली थी बिकॉज यहां पे एक लार्ज चंक ऑफ वुमेन टेम्पल में विजिट कर ही नहीं सकती थी। यानी कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं फ्रॉम द एजेस ऑफ 15 टू आई थिंक 49, इस एज में वुमेन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। तो इस एज की वुमेन जो है टेम्पल में आ ही नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ दीज रूल्स, एंड दैट इज वाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला था दैट दिस प्रैक्टिस इज अपोज टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ओके, तो हमको सेक्शन नंबर 9 के एस्पेक्ट से यहाँ पे ये चीज याद रखनी है that this suit is also a suit of civil nature। Okay, अब हम आते हैं एक और केस के ऊपर, जो केस है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट खाप पंचायत कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट कास्ट मैरिजेस। यानी कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, इनको खाप पंचायत ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकती। नाउ दिस सूट इज नॉट अ मेयर सिविल सूट, एक सिर्फ सिविल सूट नहीं है। यहां पे भी एक आप सोशल एंगल को एग्जामिन कर रहे थे। यहां पे कोर्ट ने एक सोशल एंगल को एग्जामिन किया है, सोसाइटी के एंगल को यहां पे कोर्ट ने एग्जामिन किया है, एंड दैट इज व्हाई दिस सूट इज ऑल्सो अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ओके, तो यहां पे कोर्ट ने बोला था दैट अगर खाप पंचायत इंटरकास्ट मैरिजेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी, अगर खाप पंचायत
इंटरकास्ट मैरिजेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी, देन इट विल एक्चुअली बी अगेंस्ट सोशल मोरालिटी। ओके, तो यहां पे सोशल मोरालिटी की कॉन्सेप्ट को कोर्ट ने एग्जामिन किया था, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। तो ये कुछ केसेस हमें डिस्कस करें हैं सेक्शन नंबर 9 के ऊपर, एंड एग्जाम में अगर सूट ऑफ सिविल नेचर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेंस में अगर आपसे सूट ऑफ सिविल नेचर के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ये केसेस जो है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, शुड एक्चुअली राइट ऑल ऑफ दीज केसेस। अब बीजीएस जो होता है नॉर्मली उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़े से हटके क्वेश्चंस जो हैं वो डीजीएस में पूछते हैं, एंड वहां आपसे पूछा जा सकता है कि सूट ऑफ सिविल नेचर जो है, इसका मतलब क्या है। तो आपको क्लियर है दैट व्हाट वी मीन बाय सूट ऑफ सिविल नेचर। ओके।